हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट स्पेस क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्यकालीन कला। जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे मौर्य काल के बारे में, एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़े थे, कैसे मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत पता होता है, किस तरीके से क्या शासन क्रम होता है, कहाँ से हमारी ज़्यादातर क्वेश्चन मिलेगी, ये सारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पिछली क्लास में हम देखे थे। आप नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब फर्स्ट वाला आप देखेंगे तो सेकेंड वाला काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो आज हम पढ़ते हैं मौर्यकालीन कला, यानी कि आर्ट एंड कल्चर। मौर्य कला में काफ़ी यहाँ से हम लोग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, कहाँ से क्या कवर होगा। तो मौर्यकालीन कला, तो मौर्यकालीन कला को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। तो मौर्यकालीन कला, अब देखिए मौर्यकालीन कला को दो भाग में हम पढ़ते हैं। और मौर्यकालीन कला दो भाग में, पहली राजकीय कला जिसको दरबारी कला भी बोलते हैं, और दूसरा लोक कला, दूसरी लोक कला। और दरबारी कला में पहली कला आती है राजप्रसाद, यानी भवन ओन की बात होती है, और दूसरी में अभिलेख आती है जिसमें स्तंभ लेख, गुहा लेख और शैल लेख, ये तीनों आती है। और तीसरी में चैत्य और विहार। राजकीय कला में वही पढ़ेंगे जिसे ये राजा के द्वारा निर्माण कराया गया कलाकृति या भवन या अभिलेख या चैत्य और विहार, गुफाओं का निर्माण राजा के द्वारा किया जाता है, इसलिए राजकीय कला या इसको दरबारी कला भी पढ़ते हैं। अब जो दूसरा है हमारा, दूसरा है लोक कला। लोक कला में क्या, इसमें स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा निर्मित कराई गई कलाकृतियाँ या मूर्तियाँ, इसमें लोक कला के अंतर आती है। जो लोगों को द्वारा निर्माण कराया गया वो लोक कला के अंतर्गत आती है, जैसे मृण मूर्ति या छड़ी, बहुत सारा आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये मौर्यकालीन दो भागों में होता है, राजकीय कला, दरबारी कला, और दूसरा लोक कला, जिससे आप लोग समझ ही गए कि एक राजकीय कला में क्या क्या अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है और लोक कला में क्या क्या पढ़ना है। अब आगे चलते हैं, नोट में एक देख लेते हैं। इंडिका जो पुस्तक है, जो मेगास्थनीज ने लिखा था, रचना की थी, इंडिका पुस्तक में वास्तुकला की जानकारी प्राप्त होता है। ईंटों का प्रयोग किया गया है मौर्य काल में, और उपदार पॉलिश देखने को मिलता है। उपदार पॉलिश में जैसे ऐसा लगता है कि जिस पर उस पर पॉलिश कर दिया है, ऐसा लग रहा है कि धातु से बना हुआ है, इस तरीके से पॉलिश उपदार पॉलिश में देखने को मिलता है। आगे हम आपको फिगर में दिखाएंगे इसको को उपदार पॉलिश किस तरीके से दिखता है। ठीक, तो नोट में हम ऑब्जेक्टिव में ये याद रख सकते हैं, इंडिका से मौर्य कला के वास्तुकला की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य कला में ईंटों का प्रयोग किया गया है, उपदार पॉलिश देखने को मिलता है। ठीक, तो कला के बारे में इतना जानते हैं। अब मेन चीज, एक और चीज जानते हैं कला के बारे में। एक चीज एग्जाम पॉइंट व्यू से छूट गया मेरा। अब जैसे मौर्यकालीन है, और मौर्यकालीन में कला हड़प्पा कालीन के बाद, वैदिक या महाजनपद के बाद सीधे मौर्य काल में मिलती है। इससे पहले हमारा हड़प्पा काल में मिलता है, इससे पहले हड़प्पा कालीन के बाद सीधे हड़प्पा कालीन में हमारा कुछ कलाकृतियां देखने को मिलता है। फिर वैदिक काल हो गया या महाजनपद काल हो गया, उसके बाद साक्ष्य मिलता है कुछ। तब ये वैदिक और महाजनपद
के बाद सीधे हमारा किस में मिलता है? सीधे हमारा मौर्य कालीन में कला देखने को मिलता है। पर हड़प्पा कालीन में आप लोग देखे होंगे, टेराकोटा में, कांस्य में, सब इसमें कला मिलता है। टेराकोटा में, कांस्य में, तो बहुत सारा हड़प्पा से ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसमें देखने को मिलता है। फिर वैदिक महाजनपद में बहुत कम देखने को मिलता है। फिर सीधे हमारा मौर्य काल में बहुत ज़्यादातर मात्रा में हमारा कलाकृतियाँ और भवन, स्तूप, स्तंभ देखने को मिलता है। तो ये मोटा मोटी आप एक ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद सीधे हमारा मौर्य कालीन में कला दो प्रकार के ये सब हो जाता है। जहाँ तक ले हम ये पढ़ चुके थे। अब आगे पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, राज प्रसाद स्थापत्य। अब ये क्या है? मौर्य कालीन का वास्तुकला का प्रथम उदाहरण किस में मिलता? स्थापत्य। पूछ लेगा क्वेश्चन कि मौर्य कालीन के वास्तुकला का प्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो भवन था उसका उदाहरण मिलता है मौर्य काल में सबसे पहले स्थापत्य का, भवन का, जहाँ भवन की बात होती है। अब आगे पढ़ेंगे अभिलेख। अब जैसे देखिए यहाँ पर राजप्रसाद हम खत्म कर दिए, अब दूसरा अभिलेख, सीधे स्तंभ, गुहा, शैल, इसी एकदम टॉपिक वाइज चलेंगे। जब फिर हम पढ़ेंगे दूसरी लोक कला में तो लोक कला के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो अभी हम चल रहे हैं राजकीय कला, राजकीय कला दरबार चल रहे हैं। राजकीय कला के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से राज प्रसाद स्थापत्य पढ़ लिए। अब अभिलेख के बारे में देखते हैं क्या है। अभिलेख, मौर्य काल में जो अभिलेख लिखवाया गया था वो 3 चीज पर लिखवाया गया। सबसे पहला शिलालेख यानी पत्थर पर, शिलालेख पत्थर पर, 14 स्थान पर मिले हैं। 14 स्थान पर शिलालेख अभिलेख मिले हैं, जिसमें से 14 स्थान पर मिले हैं, जो अभी फिलहाल 8 स्थानों से पर आपको अभी देखने को मिलता है। प्राप्त होता है 14 टोटल। पहला हो गया, दूसरा हो गया स्तंभ लेख। कुल 30 स्तंभ पर 30 स्तंभ पर लेख मिलता है, जिसमें से 15 उपलब्ध है। उपलब्ध है। और तीसरा गुहा लेख। ठीक, अब एक नोट में हम लिख लेते हैं यहाँ पर जो इनकी भाषा होती थी, मगधी होती थी, मगधी व प्राकृतिक। मौर्य काल की बात कर रही है, मौर्य काल की भाषा की जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, अभी अभिलेख के बारे में आगे जिक्र करेंगे। अलग अलग अभिलेख अलग अलग भाषाओं में चीजें मिली हुई हैं। ठीक, तो आगे पढ़ते हैं अभिलेख की लिपियां। अब कौन कौन सी भाषा मिली है, अब यहां जिक्र करते हैं। पहली ब्राह्मी लिपि, ये कहां से मिली है, प्राप्त कहां से है? भारत। ठीक, सर्वाधिक लिपि यही मिली भी है। सर्वाधिक लिपि ये ब्राह्मी लिपि मिली है।
अब दूसरा खरोष्टी लिपि, ये प्राप्त कहां से थी? खरोष्टी लिपि प्राप्त उत्तर पश्चिम पाकिस्तान। चौथा ग्रीक और अरमाइक, ये दोनों अफगानिस्तान से मिले हैं। से प्राप्त हैं। ठीक, अब यहां पर हम नोट में लिख लेंगे जो ब्राह्मी लिपि की खोज किसने की थी। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहां से बन जाते हैं। ब्राह्मी लिपि की खोज किसने की थी? पोद्रेटी पैंथलर। कब की थी? 1750 में। कहाँ के स्तंभ से? मेरठ के स्तंभ से। अब क्वेश्चन बन जाएगा कि ब्राह्मी लिपि की खोज किसने की थी और कहाँ के स्तंभ से की थी। तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं पोद्रेटी पैंथलर ने की थी 1750 में, और कहाँ पर? मेरठ का स्तंभ पर से मिली थी। अब इसको पढ़ा किसने था? तो 1837 जेम्स प्रिंसेस कहाँ का स्तंभ पर? दिल्ली के टोपरा स्तंभ पर। ठीक, तो नोट में हम ये ध्यान रख सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि की खोज पोद्रेटी पैंथलर ने की थी 1715 में मेरठ के स्तंभ पर, और पढ़ा किसने था? 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने कहां पर? दिल्ली के टोपरा स्तंभ पर। ठीक, अब आगे देख लेते हैं स्तंभ के बारे में। स्तंभ के बारे में एक इंट्रो के रूप में जान लेते हैं, क्योंकि जब हम स्तंभ पढ़ेंगे, सारनाथ स्तंभ, भरूच स्तूप, फिर रामपुरवा स्तंभ, बसाड़ बखीरा स्तंभ, ये सब पढ़ेंगे तो ये सबसे पहले ये बेसिक स्ट्रक्चर, एक बनावट जान लेते कि होता क्या चीज है। अब ये जो कमल की तरीके से ये फिगर आप डॉक्टर रीता प्रताप की बुक में आप जब देखेंगे, भारतीय स्थापत्य की बुक, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ये उसमें आपको देखने को मिलेगा, सॉरी, ये मीनाक्षी काशीवाल भारती, जो भारतीय मूर्ति शिल्प स्थापत्य कला के बुक है, उसमें आप देखेंगे तो ये फिगर आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें ये बताया गया है, अब इसमें एक डायग्राम बनी है, बेसिक स्ट्रक्चर, कि जैसे इस तरह की जो आकृति बनी है क्या कहते हैं। अब ये जैसे लिखे हैं कमल केसर या कमल पंखुड़ी बोलते हैं, जो ये है, जो ये डायग्राम बने हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? कमल केसर या कमल पंखुड़ी। ठीक,
पहला हो गया। दूसरा डांडी। ठीक, अब नीचे ये देखिए यहां पर एक, इसको बोल सकते हैं चौकी, चौकी बोल सकते हैं, ये भी चौकी ही है। ठीक, इस चौकी के नीचे होता है डंडी, ये पार्ट। ठीक, डांडी। और कमल नाल, नीचे अब देखिए कमल नाल, ये कमल नाल है। ठीक, अब दूसरा डायग्राम पर देखते हैं, एक इधर डायग्राम बना है। अब कंठा, अब कंठा क्या होता है, बैठकी के ऊपर कंठा बना होता है। ये जो बैठकी है, जो इस तरीके से ये देख रहे हैं ये डायग्राम, ये बैठकी है जिसके ऊपर कंठा बैठा हुआ है। अब ये चौकी है, जैसे कि मैंने इसमें बताया चौकी, ये पूरी हिस्सा चौकी, इसी तरह से ये चौकी है। ठीक, और बैठकी की बात कर लेते हैं। बैठकी को हम घंटाकृति भी बोलते हैं। ये मेखला के ऊपर होते हैं, यानी कि इसके ऊपर होता है। ये मेखला है, ये मेखला है, मेखला के ऊपर बैठकी होता है। जो लोटे हुए कमल की आकृति अथवा उल्टे कमल की आकृति, जिसकी पंखुड़ियां अलंकारिक आकृति में बैठकी पर ही बनाए गए हैं। ओके, अब आगे देख लेते लाट। अब ये जिस पर लाट बना हुआ है, ये डायग्राम जिसके ऊपर पूरी फिगर बना है, ये इसको लाट बोलते हैं। तो ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है जिसको हम आगे पढ़ेंगे तो समझने में इजी रहेगा किसको हम मेखला बोलते। क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें से मेखला कहाँ पाए जाते हैं, जैसे बोलेगा गुहा लेख, गुहा में, गुफा में, या गुहा या गुफा, या स्तूप में, या स्तंभ में। तो आप डायरेक्ट ये बता सकते हैं कि इसमें पाया जाता है। कमल नाल कहाँ पाया जाता है, कमल केसर, कमल पंखुड़ी किससे रिलेट करता है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन एक सिमिलर तरीके से आ जाते हैं, जिसमें से इसी तरीके से ऑप्शन आएंगे। तो आप यहाँ से ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कैच कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि आज हमने पढ़ा पूरा मौर्यकालीन। जब इसकी आगे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, वो पूरा स्तंभ, एक एक अशोक स्तंभ पूरी एनसीईआरटी से मैच करेंगे। एनसीईआरटी के क्या पॉइंट ऑफ व्यू लिखा हुआ है, एक इस तरीके से एनालिसिस करके पढ़ा है, अब बताएंगे कि किस तरीके से पढ़ा जाएगा। फिर एक जो नया अशोक स्तंभ जो बना है, इसके बारे में भी जो जिक्र करेंगे, जो दोनों साथ में पढ़ेंगे कि कहीं से जब क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक, तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। मौर्यकालीन कला, हड़प्पा कालीन के बाद सीधे हमको मौर्यकालीन कला में देखने को मिलती है। ठीक, अब ये कला दो भागों में मौर्यकालीन बांटा गया है। पहला राजकीय कला, यानी उसको दरबारी कला भी बोलते हैं। राजकीय कला के अंतर्गत ये सब आ जाते हैं, जैसे पहला राजप्रसाद यानी भवन, अभिलेख, 3 अभिलेख पाए जाते हैं, जैसे हमने बताया स्तंभ लेख, गुहा लेख और शैल लेख। ठीक, तीसरा चैत्य और विहार गुफा आपको मिलेंगे, लोमस ऋषि गुफा, ये सब जितने हैं सब। दूसरा लोक कला, इसमें स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा निर्मित मूर्तियां होती हैं। ठीक, जिसमें मृग मूर्ति या छड़ी। अब नोट में हमने पढ़ा था इंडिका, वास्तुकला की सबसे पहली जानकारी हमको प्राप्त कहाँ से होती है, इंडिका से होती है। ईंटों का प्रयोग किया गया है, उबदार पॉलिश देखने को मिलता है इसमें। राजप्रसाद में हमने पढ़ा था कि मौर्यकालीन के वास्तुकला का प्रथम उदाहरण कहाँ मिलते, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद था। ठीक, दूसरा हमने टॉपिक पढ़ा था अभिलेख। अभिलेख को हमने 3 डिवाइड में कर दिया था, जैसे हमने बताया शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। ठीक,
अब ये शिलालेख 14 स्थान पर मिले हैं, जिसमें से फिलहाल 8 स्थानों से प्राप्त हुए। स्तंभ कुल 30 हैं, लेकिन 15 अभी फिलहाल में उपलब्ध है। ठीक, अब आगे हमने पढ़ा था अभिलेख की लिपियां, जो भाषा थी इनकी 4 भाषाएं थी। पाला भाषा ब्राह्मी थी, दूसरी खारोष्ठी लिपि थी, तीसरी ग्रीक थी और चौथी आर्मेइक थी। तो ब्राह्मी लिपि की खोज ब्राह्मी लिपि प्राप्त का भारत से प्राप्त होती थी। मौर्य काल में सर्वाधिक लिपि ब्राह्मी लिपि में ही मिली। दूसरा खारोष्ठी लिपि प्राप्त उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से मिली है। तीसरा और चौथा ग्रीक और आर्मेइक भाषा जो अफगानिस्तान से प्राप्त हुई है। ब्राह्मी लिपि की खोज किसने की थी? पोदरेटी पैंथलर ने की थी। कब की थी? 1750। कहाँ का स्तंभ? मेरठ का स्तंभ में। पढ़ा किसने था? 1837 में जेम्स फ्रीसेस ने पढ़ा था। कहाँ पर? दिल्ली के टोपरा स्तंभ में। स्तंभ के बारे में हम लोग कुछ जाने थे कि किसको कमल पंखुड़ी बोलते हैं, किसको चौकी बोलते हैं, डंडी बोलती, कमलनाल, बैठकी, मेखला, लाट। तो इस तरीके के बेसिक स्ट्रक्चर है कुछ। ठीक, अब यहाँ पर कुछ नोट में हम लोग पढ़ लेते हैं। बेसिक नोट में क्या क्या चीज़ हम लोग को मिलेगा। अब यहाँ पर स्तंभ की लगभग जो साइज होता था या ऊंचाई कितने में होते थे? ये 40 फुट तक होते थे। स्तंभों की संख्या कितना हमने बताए थे? कमेंट कीजिए, कितने बताए थे हम? 30 बताए थे। ठीक, जिसमें से 15 उपलब्ध है। ठीक, स्तंभ का माध्यम क्या था? चुनार, लाल, पलुआ, पत्थर। ठीक, जिसको हम एप्सिडल पद्धति से भी जानते हैं, या मोनोलिथिक नाम से जानते हैं। मोनोलिथिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ठीक, स्तंभों का प्रयोग किस लिए होता था? स्तंभों का प्रयोग किस लिए होता था? धर्म प्रचार के लिए। ठीक, तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक रहेगा। जब हम नेक्स्ट में क्लास में मिलेंगे, मौर्य क्लास का चलेगा, कम से कम 3-4 वीडियो और आएंगे, जिसमें से पूरी कवर करेंगे। स्तूप कवर करेंगे, फिर स्तंभ कवर करेंगे, फिर गुहा लेख भी कवर करेंगे, जिसमें जितना बनाया था अशोक ने बनाया था, अशोक का पुत्र कुणाल ने भी बनवाया था। तो जितने सारी चीज़ें इसी में नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कवर करने को। अगर लंबा वीडियो उसमें हो जाएगा तो नेक्स्ट और क्लास में हम कवर कर देंगे। कम से कम 2 वीडियो और मौर्यकालीन का आएगा। आशा करते हैं कि हमारी क्लास आप लोग को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहे हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।
नहीं अच्छा लगे तो नहीं सब्सक्राइब कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अच्छे से रिकॉल कीजिए, अच्छे से पढ़िए इसको। एक हमने पूरे एक शॉर्ट नोट्स बनाया है, अगर क्लास आप देखिए तो कापी और पेन लेकर बैठिए, जिसकी सहारा से आप ये नोट डाउन करते जाइए कि सीधे सीधे कहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। हमने पूरा एक कथा नहीं लिखने की कोशिश किया है, हमने वही पॉइंट कवर करने की कोशिश की है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग एक बार पढ़िए, जो पहली वीडियो नहीं देखे होंगे वो पहली वीडियो देख लेते, एक बेसिक मौर्यकाल का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा, वो क्या क्या पढ़ना है। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में मौर्यकालीन कला को पढ़िए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। ठीक, थैंक यू।